जय हिंद। हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं और उन मौलिक अधिकारों की चर्चा के अंतर्गत अब तक हमारी जो पिछली क्लासें हैं उनमें हमने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को व्यापक रूप से देखने की कोशिश की है, उसके प्रत्येक पहलू को छूने की कोशिश की है। अब तक के अधिकारों के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 12 जिसमें हमने राज्य शब्द की परिभाषा की है और अनुच्छेद 13 जिसमें हमने विधि शब्द को समझने की कोशिश की है, जिसके अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन का भी हमने अध्ययन किया है। आज हम अधिकारों को शुरू कर रहे हैं और जो हमने ये कहे थे कि 6 अधिकार वर्तमान में भारतीय संविधान में हैं, उन 6 अधिकारों के अंतर्गत आज हम पहले अधिकार पे चर्चा कर रहे हैं और वो अधिकार आता है राइट टू इक्विलिटी, यानी समानता का अधिकार। और इस समानता का अधिकार का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें समानता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। इसमें टोटल 5 अधिकार आते हैं, 5 अनुच्छेद आते हैं और उन 5 अनुच्छेदों को आज हम एक एक को देखने की कोशिश करेंगे कि समानता के अधिकार में क्या है। तो भारत का जो हमारा संविधान है वो हमें पहला अधिकार देता है राइट टू इक्विलिटी, यानी समानता का अधिकार। और इस समानता के अधिकार में पहला जो आता है वो आता है हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18, टोटल 5 अधिकार, 5 अनुच्छेद हैं। पहला आता है अनुच्छेद 14 और उस अनुच्छेद 14 में आएगा विधि के समक्ष समानता व विधियों का समान संरक्षण। यानी हमारे अनुच्छेद 14 में 2 बातों का उल्लेख है। पहला तो आ रहा है विधि यानी कानून के समक्ष समानता और दूसरा आ रहा है विधियों का समान संरक्षण। एक अनुच्छेद में 2 बातें आ रही हैं, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। पहली बात तो याद हमें ये रखनी है कि विधि के समक्ष समानता जो लिया है ये हमारी ब्रिटेन से प्रभावित है। यानी कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से चलती है, ब्रिटेन में चलती है और ब्रिटेन से ही भारतीय संविधान में हमने ग्रहण की है। विधियों का जो समान संरक्षण है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। यानी पहला मोटा प्रश्न तो यही बन गया कि अनुच्छेद 14 2 देशों के संविधानों से प्रभावित है। एक अमेरिका जहां से हमने कानूनों की समानता या विधियों की समानता ली है, और अनुच्छेद 14 का जो दूसरा भाग है विधियों का समान संरक्षण या कानून का समान संरक्षण, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया। यानी अनुच्छेद 14 2 देशों से प्रभावित है। ठीक है। दूसरा अगर हम ये करें कि क्या होता विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण आखिर है क्या, इनके बारे में हम 2 देशों से हमने लिया है। अब इन अनुच्छेद 14 की और अगर विशेषता ले तो क्या आएगा? अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिक और साथ में विदेशी दोनों पर लागू होता है। अनुच्छेद 14 विधि का सबके समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये जो अनुच्छेद 14 है दोनों के ऊपर लागू हो रहा है। किनके ऊपर? नागरिक मतलब भारतीय निवासी और विदेशी मतलब दूसरे देश के, दोनों पर लागू हो रहा है। भारतीय नागरिकों को भी कानून के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण मिलेगा। साथ ही अगर कोई दूसरे देश का निवासी है तो दूसरे देश के निवासी को भी कानून के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण मिलेगा। तो पहली बात 2 देशों से लिया है। किससे लिया है? ब्रिटेन और अमेरिका से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नागरिक और विदेशी दोनों को मिलता है। तीसरा, ये राज्य के विरुद्ध है। अनुच्छेद 14 राज्य के विरुद्ध है, नागरिकों के विरुद्ध नहीं है। यानी ये राज्य को आदेश देता है व्यक्तियों को, नागरिकों को, विदेशियों को सुरक्षा देने की, कानून का समानता और कानून का संरक्षण देने की। अब आप कहोगे साहब दोनों में
समानता और कानून का समान संरक्षण, इसमें अंतर क्या है? तो अगर हम इसमें अंतर करना चाहें कि इसमें अंतर क्या है, तो हम मोटे मोटे 2-3 अंतर हम इसको ले सकते हैं। इसमें पहला अगर हम ले तो भारत में, ब्रिटेन से जो लिया है, भारत में विधि का शासन है। कानून के समक्ष समानता ये कहती है कि भारत में विधि का यानी कानून का शासन है। भारत में कानून का शासन है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार हमारा शासन चलता है और कोई भी व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो चाहे वह विदेशी हो, कोई भी व्यक्ति हमारे देश के कानून से बड़ा नहीं है। यानी कानून सर्वोपरि होगा, नियम सर्वोपरि होंगे, विधि सर्वोच्च होगी, व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है। यानी भारत में कानून का या विधि का शासन रहेगा और इस विधि के शासन के अंतर्गत व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होगा, कानून क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं होंगे। विशेषाधिकार का मतलब होता है सभी नागरिक समान होंगे, किसी भी व्यक्ति को अलग से कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी जाएंगी जो भारत का नागरिक है चाहे विदेशी है। यद्यपि इसके अपवाद भी हम देखेंगे, लेकिन अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता है हमने ब्रिटेन से ली है, वो ये कह रही है कि किसी भी व्यक्ति को स्पेशल जो हमारे देश में संस्कृति चलती है वीआईपी और वीवीआईपी जो संस्कृति है, यानी कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, सभी समान है, किसी को अलग से कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, सबको कानून की नजर में सब बराबर होंगे। और क्या होता है, हमारे देश में सबके लिए एक समान कानून होगा। हमारे देश में सभी लोगों के लिए एक समान कानून होगा। ये कौन कहता है? कानून के समक्ष समानता कहती है। तो कानून के समक्ष समानता क्या है? पहला, भारत में विधि का शासन है। दूसरा, व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। और चौथा, सबके लिए एक समान कानून लागू होंगे। ये तो है कानून के समक्ष समानता। अब दूसरा आता है जो हमने अमेरिका से लिया है, कानून के समक्ष, कानून का समान संरक्षण या विधियों का समान संरक्षण। अब ये क्या कह रहा है? ये थोड़ा इससे विपरीत है। जो अमेरिका है, अमेरिका ये कहता है, और जो हमारे अनुच्छेद 14 में वर्तमान में भारतीय संविधान में लागू है, वो ये कहता है कि समान परिस्थितियों में, महत्वपूर्ण बात, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, महत्वपूर्ण बात। इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। कानून के सरकार विधियों का समान संरक्षण ये कहता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। अर्थात ये कहता है कि कानून क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है। कानून भेदभाव कर सकता है। विधियों के समान संरक्षण में है कि कानून भेदभाव कर सकता है। अब आप कहोगे अभी तो कह रहे हो सब एक समान है, किसी को विशेष अधिकार नहीं होंगे, कानून सबसे बड़ा होगा, और 30 देर में आगे हिसाब आप कानून के आगे चलता भेदभाव। ये हमने अमेरिका से लिया है। और क्या कह रहा है हमारा अनुच्छेद 14 का पार्ट 2 क्या कह रहा है? समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। अगर परिस्थितियां एक हैं तो समान व्यवहार होगा। अगर परिस्थितियों में किसी प्रकार का अंतर है तो कानून क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है। लेकिन भेदभाव कब होगी? जब परिस्थितियां क्या हो? तर्क संगत हो। जब परिस्थितियां तर्क संगत हो यानी व्यवहारिक हो, वास्तव में आप जो तर्क दे रहे हैं वो मानने योग्य हो, तो आपके साथ, दो व्यक्तियों के साथ कानून क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है। अब आपके तर्क संगत कैसे? उदाहरण मान लीजिए, आप कहीं पर लाइन में लगे हुए हैं, मान लीजिए किसी एडमिशन के लिए गए हुए हैं, बिजली का बिल जमा करवाने के लिए गए हैं, या और किसी मनोरंजन के लिए गए हैं, और वहाँ टिकट लेने के लिए या आपको अपना कार्य करवाने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई है। उस लंबी लाइन में कोई विकलांग व्यक्ति है, तो विकलांग व्यक्ति के साथ और आपके साथ क्या समान व्यवहार किया जाए? नहीं।
विकलांग व्यक्ति को हमसे यानी सामान्य व्यक्ति से विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप कहोगे परिस्थितियां तो समान है, हाँ परिस्थितियां समान है, वो भी काम अब उसी काम के लिए गया है जिस काम के लिए मैं गया हूँ, लेकिन उसकी परिस्थितियों में और मेरी परिस्थितियों में व्यापक अंतर है। मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूँ और वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, इसलिए हमारा कानून ऐसे लोगों के साथ जिनकी परिस्थितियों में अंतर है उनके साथ विशेष व्यवहार किया जा सकता है। हम वृद्ध व्यक्तियों को, विकलांग व्यक्तियों को लिए अगर कहीं पर लिफ्ट की सुविधा अगर अलग से दी जाती है, ऊपर किसी मंजिल में चढ़ने के लिए लिफ्ट सुविधा दी जाती है कि कोई विकलांग है, वृद्ध है या ऐसा है, उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था है और हमारे लिए अगर सीढ़ियों की व्यवस्था है तो ये भेदभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी परिस्थितियां समान नहीं है, वो सीढ़ियों से चढ़ने में सक्षम नहीं है। इसलिए ये विधियों का समान संरक्षण ये कह रहा है कि समान परिस्थितियों में ही समान व्यवहार किया जाएगा। यदि आप में और दूसरे व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई परिस्थितीय अंतर नहीं है, कोई शारीरिक अंतर नहीं है, तो क्या किया जाएगा? आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन आप में ही किसी प्रकार का अंतर है तो निश्चित रूप से क्या नहीं किया जाएगा? समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो ये आता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अब एक चीज बात और याद रखनी है, अनुच्छेद 14 के अगर हम अपवाद पढ़ें, अपवाद का मतलब आपके मन में एक बात आई होगी कि आप कह रहे हो कानून से बड़ा कोई नहीं है, किसी को विशेष पावर नहीं है, किसी को स्पेशल पावर नहीं है, लेकिन भारत में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको विशेष पावर दी गई है, जो भी कानून उनके सामने छोटा हो जाता है। तो कुछ अपवाद हैं। अपवाद कैसे? जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई कर्मचारी हैं, यूएनओ के कोई राजदूत हैं, एक चीज। दूसरा, विदेशों से आने वाले जो राजदूत हैं उनके ऊपर हमारा अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता, अर्थात उनके ये कहें कि साहब कानून के समक्ष समानता उनके लिए नहीं है। विदेशी राजदूत को तो यहाँ तक सुविधा है कि अगर उसने कोई गलत कार्य किया है तो हमारी सरकार उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। एक तो ये अपवाद हो गया। दूसरा अपवाद क्या आता है? दूसरा अपवाद ये आता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 366, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 ये कहता है कि क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात उनके आवागमन के लिए विशेष सुविधाएं की जाएंगी, उनकी सुरक्षा के लिए विशेष सुविधाएं की जाएंगी, और जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं तब तक उन्हें क्या नहीं किया जा सकता? विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब तक वो पद पर हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। ये उनको विशेष छूट है। क्यों? क्योंकि वो हमारे भारत के संवैधानिक प्रधान हैं। एक देश का प्रधान है, एक राज्य का प्रधान है। तो ये हमने क्या कर रखी? अपवाद। इसी के अंतर्गत हमने अनुच्छेद 105 और आता है, क्योंकि इसमें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार है। 105 में हमारे जो संसद के सदस्य हैं, हमारे जो माननीय हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, उनके लिए हमने क्या रखी है? छूट दे रखी है। उनको क्या छूट दे रखी है? उनको संसदीय विशेषाधिकार दे रखे हैं। क्या? कि वो संसद के अंतर्गत किसी भी प्रकार की बात कह सकते हैं, उनके द्वारा कही गई बात पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। एक अंतर। दूसरा, जब संसद का सत्र चल रहा है उस दौरान किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार के विशेषाधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 194 में भी हैं, और ये अधिकार दिए गए हैं एमएलए को, विधानसभाओं के सदस्य को। तो हमसे ये प्रश्न पूछे कि अनुच्छेद 14 के अपवाद कौन से हैं, तो हम बता सकते हैं अनुच्छेद 366 जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार हैं, अनुच्छेद 105 जिसमें संसद सदस्यों के विशेषाधिकार हैं, अनुच्छेद 194 जिसमें विधानसभाओं के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं। ये अपवाद है। तो अनुच्छेद 14 होता है पूरा। दो बातें आती हैं, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 विधि का समक्ष समानता ब्रिटेन से ली है, विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो अनुच्छेद 14 था वो पूरा होता है। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा कि नागरिक और विदेशी दोनों के लिए लागू होता है, एक बात। दूसरा, ये राज्य के विरुद्ध है, नागरिकों के विरुद्ध नहीं है। भारत में विधि का शासन होगा, किसी को विशेषाधिकार नहीं होगा, समान परिस्थितियों में समान कानून होगा। लेकिन यदि परिस्थितियां विपरीत हैं तो विपरीत परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है? विपरीत परिस्थितियों में हमारा संविधान ये कहता है, हमारा अनुच्छेद 14 ये कहता है कि अगर
परिस्थितियां विपरीत हैं तो विपरीत परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति के साथ क्या किया जा सकता है, विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ भेदभाव निश्चित रूप से किया जा सकता है और ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। एक चीज है। अगला आता हमारा अनुच्छेद 15, जो भी समानता के अंतर्गत ही आता है। ये क्या कह रहा है, धर्म, मूल वंश, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये लिखा गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कितने आधारों पर? 5 आधार पर। अनुच्छेद 15 का सब क्लोज 1 क्या कह रहा है कि व्यक्ति के साथ 5 आधारों पर क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। कौन सा? धर्म के आधार पर, दूसरा मूल वंश, तीसरा जाति, चौथा लिंग, पांचवा जन्म स्थान। तो कितने आधार हो गए? 5 आधार। 5 आधारों पर व्यक्ति के साथ, यानी आपका धर्म कौन सा है, राज्य को कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है। आप किस वंश में पैदा हुए हैं, गरीब में हुए हैं, निम्न में हुए हैं, उच्च में हुए हैं, इसके आधार पर। आपकी जाति क्या है, कोई मतलब नहीं है। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और आपने जन्म किस स्थान पे लिया है, भारत के किस कोने में लिया है या विश्व के कौन से कोने में लिया है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 15 ये कहता है कि ये इन 5 आधारों पर व्यक्ति किसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कि अगर यहां क्या करे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति को राज्य क्या नहीं कर सकता, राज्य व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकता, वंचित नहीं कर सकता। देखो किसके लिए 5 आधार हैं, इन 5 आधारों पर कौन, राज्य यानी देश, किसको, व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता, वंचित नहीं कर सकता। किससे वंचित नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, एक बात। दूसरा, इन 5 आधारों पर वंचित नहीं कर सकता। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(2) में लिखा गया है कि क्या नहीं कर सकता, वंचित नहीं कर सकता। किससे वंचित नहीं कर सकता, एक बात, प्रवेश से, प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता। दूसरा क्या नहीं कर सकता, उपभोग से। सारणी के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। 5 आधारों पर व्यक्ति से क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाए, एक बार। इन 5 आधारों पर राज्य व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा 2 चीजों से। कौन कौन सी? एक तो प्रवेश से, यानी किसी को प्रवेश लेने से नहीं रोकेगा। किस में प्रवेश नहीं लेने से रोकेगा, तो सीधी सी बात है, होटल में। किसी होटल में जा सकते हैं आप, किसी भी दुकान में आप जा सकते हैं, किसी भी सार्वजनिक भोजनालय में, किसी भी भोजनालय में जाइए आप, कोई नहीं रोक सकता। होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक समागम के स्थल, सार्वजनिक समागम के स्थल, इन पे जाने से नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। क्या कह रहा है कि व्यक्ति 5 आधारों पर व्यक्ति को क्या नहीं कर सकता, प्रवेश से वंचित। यानी आप जा सकते कहां, किसी भी होटल में, किसी भी होटल में आप प्रवेश कर सकते हैं।
अंदर जाने से नहीं रोक सकता कोई। आप वहां जाकर के किसी चीज का उपभोग करना चाहिए, पैसा देना पड़ेगा, अलग बात है, लेकिन आपको जाने से नहीं रोक सकता कि आप क्या हो, दूसरे धर्म के हो, दूसरे जाति के हो, आप काले हो, गोरे हो, गरीब हो। इस आधार पर कोई भी होटल, कोई भी दुकान, किसी भी प्रकार का रेस्टोरेंट हो, भोजनालय हो तो सार्वजनिक हो, निजी में नहीं कि आप निजी में जाकर के घुस रहे हो। सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक समागम के स्थल जैसे सड़क है, सार्वजनिक हॉस्पिटल है, सार्वजनिक विद्यालय है, सार्वजनिक कोई भी पार्क है, स्टेडियम है, इनमें और किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे वो सरकारी हो या सरकार के द्वारा अधिकृत हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ऐसे विद्यालय में, ऐसे संस्थानों में व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और अगर कोई रोकता है तो वो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। और इस रोक के आधार पर हम सीधे क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। न्यायालय हमारा पक्ष निश्चित रूप से सुनेगा। तो राज्य किससे वंचित नहीं करेगा, प्रवेश से वंचित नहीं करेगा। दूसरा किससे, उपभोग से, यानी हम काम में ले सकते हैं किसी को भी, कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, किसी भी कुएं का उपयोग कर सकते हैं, जो भी सार्वजनिक कुआं होगा। उस नहीं कि किसी के घर में जाकर के हम निजी कुएं का उपयोग कर रहे हैं, उसका पर्सनल है भाई, उसमें तो वो क्या कर सकता है, उपभोग करने से रोक सकता है। आप किसी दूसरे के घर में जाकर के निजी नल में जाकर के पानी भरने की कोशिश करो, रोक सकता है। लेकिन अगर कोई सार्वजनिक कुआं है, तालाब है, तो उस कुएं का उपभोग आप कर सकते हो, तालाब का उपयोग आप कर सकते हो। सार्वजनिक अगर कोई स्नानागार है तो उस सार्वजनिक स्नानागार यानी जो बाथरूम है, सार्वजनिक जो है, उस सार्वजनिक का आप क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। सड़कों का आप क्या कर सकते हो, उपभोगित कर सकते हो। इस आधार पर आपको कोई रोका नहीं जा सकता। तो 5 आधारों पर व्यक्ति को 2 चीजों से वंचित नहीं किया जाएगा। कहीं भी वो प्रवेश ले सकता है और किन्हीं भी सार्वजनिक संस्थाओं का वो क्या कर सकता है, उपभोग कर सकता है। लेकिन फिर अनुच्छेद 15(3) ये भी कहता है, भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अनुच्छेद 15(3) ये भी कह रहा है कि राज्य सरकार, यहां फिर और क्या कह रहा है कि राज्य सरकार, राज्य क्या कर सकता है, राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। राज्य यानी पॉजिटिव भेदभाव कर सकता है, सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। ये कहा रहा है कौन, अनुच्छेद 15 का सब क्लोज 3 ये कह रहा है कि राज्य चाहे तो सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, इन आधारों पर भी भेदभाव कर सकता है। लेकिन उन भेदभाव कैसे होंगे, सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव भेदभाव होंगे। राज्य किसको स्पेशल पावर दे सकता है, किसके साथ भेदभाव कर सकता है, बालकों के लिए, महिलाओं के लिए, इनको, इनके अलावा राज्य क्या कर, राज्य भेदभाव करेगा, कोई व्यक्ति नहीं करेगा। किसके आधार पर, बालकों के आधार पर, महिलाओं के आधार पर, एसटी वर्ग, एससी वर्ग, और किसके लिए, इसके अलावा सामाजिक और शैक्षणिक संस्थान है, सामाजिक और शैक्षणिक जो संस्थान है, उन सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों में क्या कर सकता है, पिछड़े नागरिकों, पिछड़े नागरिकों के लिए भेदभाव कर सकता है। पहले क्या कह दिया, 5 आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। इन 5 आधार पर राज्य व्यक्ति को किसी भी जगह प्रवेश और उपभोग से क्या नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। लेकिन फिर ये कह रहा है कि राज्य चाहे तो भेदभाव कर सकता है, इनमें बालकों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। जैसे कि हमने क्या कर दिया, बालकों के लिए अलग से सुविधाएं कर दी कि साहब वो आरटी लागू कर दिया, अन्य किसी प्रकार की और प्रावधान लागू कर दे। तो ये कह रहा है कि साहब क्या कर सकते हैं, आप निश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं, महिलाओं को सुविधाएं दे सकती हैं, एसटी एससी वर्ग को दे सकते हैं। और सामाजिक शिक्षण संस्थानों में आप क्या कर सकते हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थान है आप उनमें आरक्षण दे सकते हैं। यानी यहां ये कह रहा है कि यहां आप क्या कर सकते हो, भेदभाव कर सकते हो। इसलिए याद रखना 93वां संविधान संशोधन हुआ था 2005 में। 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा क्या किया गया, एसटी एससी ओबीसी 3 वर्गों, एसटी एससी और ओबीसी, इन 3 वर्गों को भारत सरकार के द्वारा जो उच्च शैक्षणिक संस्थान थी, उन उच्च शैक्षणिक संस्थानों में क्या किया गया, इस स्थानों में आरक्षण दिया गया, यानी रिजर्वेशन दिया गया। इस स्थानों में क्या दिया गया, इस स्थानों में आरक्षण दिया गया।
यानी जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं उन शैक्षणिक संस्थानों में SC SC OBC का कोटा रिजर्वेशन कर दिया कि इतनी सीटों के ऊपर SC ST और OBC के लोग काम करेंगे। तो यानी भेदभाव का भी हमने क्या कर दिया। दूसरी चीज याद ही रखनी है, हमने पहले भी बताया था, अनुच्छेद 15 सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है, यानी भारतीय नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 15 विदेशियों पर लागू नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद 15 सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशियों के ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 हमारी दृष्टि से लगभग क्या हो गया है, पूरा हो गया है। तो 5 आधारों पर व्यक्ति से भेदभाव का निषेध करता है। राज्य प्रवेश और उपभोग से क्या नहीं कर सकता, वंचित नहीं कर सकता, इनकी बात भी ये करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 हमारा होता है पूरा। ठीक है, बहुत अच्छा अनुच्छेद है। 15 के भी 3 का मुझे याद रखना है। 15(1) में 5 आधारों पर भेदभाव का निषेध करना है। 15(2) में प्रवेश और उपभोग के आधार पर भेदभाव का निषेध करना है। और अनुच्छेद 13 में ये कह रहा है, अनुच्छेद 15 का भाग 3 ये कह रहा है कि राज्य चाहे तो सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। इसीलिए तो भारतीय संविधान को क्या कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की शब्दावली ऐसी है कि हम चाहे जैसे उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं। अगला जो हमारा आता है वो आता है अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और बहुत अधिक क्वेश्चन बनते हैं यहां से। लोक नियोजन में अवसर की समता या अवसर की समानता। पहली बात, अनुच्छेद 16 भी सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। हमने ये कहा था कि भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों पर लागू होता है। उसमें 2 अनुच्छेदों पर तो चर्चा हमने कर ली, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद दूसरा आ रहा 16। 15 भी भारतीयों के लिए है और 16 भी किसके लिए है, भारतीयों के लिए है। इसमें क्या कह रहा है, राज्य, टुकड़ों में बांट के पढ़ोगे आसानी से समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है, राज्य नागरिकों से विभेद, ये संविधान की शब्दावली है। राज्य नागरिकों के साथ विभेद नहीं करेगा, यानी भेदभाव नहीं करेगा, नियोजन के 7 आधार पर। यानी नियोजन के 7 आधारों पर सरकार क्या, राज्य क्या नहीं कर सकता, नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। कौन से 7 आधार हैं, उन 7 आधारों में 5 तो अभी हमने पढ़ लिए। जो यानी किस आधार पर राज्य नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगा, सेवाओं के अंदर। यहां हम नौकरियों में आरक्षण की भी बात करेंगे, तो यहां 7 आधार बता रहा है कि 7 आधारों पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। उन 7 आधारों में की अगर हम बात करें तो 5 आधार तो हमने देख ली। और कौन सा, अभी जो हमने अनुच्छेद 15 पढ़ा था, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, ये 5 बातें तो हमारे अनुच्छेद 15 में भी हो चुकी है। तो इसके अलावा क्या आएगा, 2 चीजें और जोड़नी, निवास और उद्भव। यानी अनुच्छेद 16 ये कह रहा है कि राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कितने आधारों पर, 7 आधारों पर। 7 आधार कौन से, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास और उद्भव। परंतु लेकिन यहां फिर कह रहा है, लेकिन राज्य भेदभाव कर सकता है, विभेद कर सकता है। राज्य विभेद कर सकता है, राज्य भेदभाव कर सकता है। ये 16(3) में लिखा हुआ है, ये 16(2) में लिखा हुआ। अगर आप बहुत ज्यादा लिखना पढ़ना चाहें तो 16(2) में तो ये लिखा कि 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कह रहा है कि राज्य भेदभाव कर सकता है। किस आधार पर कर सकता है, तो कह रहा है कि राज्य ST, SC और OBC, ST, SC और OBC इनको क्या कर सकता है, तो यहां लिख दिया इनको,
तो याद रखना अनुच्छेद 16 में नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 16 में यह कहा गया है कि सरकार चाहे तो एसटी, एससी और ओबीसी को क्या कर सकती है, नौकरियों में आरक्षण दे सकती है। किसमें आरक्षण दे सकती है, नौकरियों। तो यहां कह रहा कि चाहे तो एसटी और एससी ओबीसी को क्या कर सकता है, आरक्षण। और आरक्षण कितने आधार पे, 2 आधार पे। किस में दे सकता है, तो अनुच्छेद 16(4) ये कहता है कि सरकार चाहे तो एसटी, एससी और ओबीसी को क्या कर सकता है, सेवाओं में आरक्षण दे सकता है, और चाहे तो क्या कर सकता है, पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है। यानी प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकती है और उनको सेवाओं में यानी रिजर्वेशन दे सकती है। तो यानी अनुच्छेद 16(4) को याद रखना है। अनुच्छेद 16(4) में एसटी, एससी और ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कर की गई है कि सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है इन 3 आधारों के ऊपर। ठीक है, तो यहां आ गई 7 आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन एसटी, एससी और ओबीसी के लिए सरकार भेदभाव कर सकती है। क्या भेदभाव कर सकती है, इनको आरक्षण दिया जा सकता है किसमें, सेवाओं में। और कहां दे सकते हैं, हम प्रमोशन में भी इनको आरक्षण दे दिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बात करता है, यहां अनुच्छेद 16(5) ये कहता है कि सरकार चाहे तो धार्मिक संस्थाएं, जो धर्म की संस्थाएं, उसे 16(5) ये कहता है कि धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए क्या किए जा सकते हैं, स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कोई हिंदू धर्म की संस्थान है तो उसमें हिंदू धर्म की सीटें फिक्स कर सकती है सरकार की, इसमें 80% या 90% हिंदू धर्म के लोग रहेंगे, बाकी दूसरे धर्मों के रहेंगे। तो ये चाहे तो सरकार क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है। लेकिन इसी चीज को लेकर के, इसी आरक्षण को इस आधार पर अनुच्छेद 16(4) को आधार मानकर क्या किया, सरकारों ने बहुत बड़े स्तर पर चुनावी लाभ लेने के लिए क्या किए, बहुत अधिक आरक्षण उन्होंने दिए। एसटी को भी दिया, एससी को भी दिया, ओबीसी को भी दिया, और वर्तमान में आपको पता हो तो जनरल को भी हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया। ये मामला कोर्ट में गया और एक बहुत बड़ा मामला आया, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद आया, और ये वाद आया था 1992 में। एक बहुत महत्वपूर्ण वाद था। इस वाद में ये कहा गया कि सरकारें आरक्षण दे सकती हैं, आरक्षण देना सरकार का काम है, कार्यपालिका का काम है। लेकिन हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया कि आरक्षण अधिकतम कितना हो सकता है, 50% आरक्षण हो सकता है। यानी अधिकतम 50% आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन बाद में ये भी कह दिया कि सरकारें चाहे तो विशेष परिस्थितियां अगर हों, आपने आरक्षण पहले 50% दे दिया और कोई विशेष परिस्थितियां अगर आपके सामने उपस्थित है तो विशेष परिस्थितियों में आप 50% से अधिक आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन सामान्यतः क्या नहीं कर सकते, 50% से अधिक आप आरक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं दोगे। लेकिन तमिलनाडु ने 69% दिया है। अभी राजस्थान में भी गुर्जरों और अन्य को आरक्षण देने के लिए हमने क्या किया है, एक विशेष प्रावधान करवाने के लिए हमने संसद को लिखा है कि क्या किया जाए, आरक्षण किया जाए। तो ये हमारा अनुच्छेद 16 था। अब हमारे इस समानता के अधिकार में 2 अनुच्छेद और रह रहे हैं, एक 17 और एक 18। दोनों छोटे छोटे अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 16 हो गया पूरा। अब आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 केवल भारतीयों के लिए नहीं, ये सभी के लिए। अनुच्छेद 17 भारतीयों के ऊपर भी लागू होता है, और अनुच्छेद 17 किसके ऊपर लागू होता है, विदेशियों पर भी लागू होता है। एक छोटा सा सरल सा है अनुच्छेद 17, और इसमें आता है अस्पृश्यता का अनुरोध। अस्पृश्यता का अनुरोध यानी कि छुआछूत के समाप्ति की बात करता है अनुच्छेद 17, जो व्यक्ति के आधार पर क्या करता था, ऊंच और नीच की बात कर रहा था, उसकी समाप्ति की बात करता है अनुच्छेद 17। ये एक पूर्ण अधिकार है, याद रखना। पहला पूर्ण, जिसको हम आत्यांतिक कहते हैं, पूर्ण या आत्यांतिक अधिकार है, इस शब्द को याद रखना। इसके कोई सब क्लोज, इसके कोई 17(1), 17(2), 17(3) नहीं है, पूर्ण अधिकार है। और दूसरी बात, इस अधिकार का कोई अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 17 का किसी भी प्रकार का कोई भी अपवाद नहीं है। इसमें क्या क्या कहा गया है, अस्पृश्यता
पूर्णतः क्या रहेगी, प्रतिबंध रहेगी, यानी किसी भी आधार पर छुआछूत माननीय नहीं होगी। यदि किसी ने छुआछूत किया तो यह क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। क्या कर दिया, अपराध होगा, और अपराध भी कैसा होगा, दंडनीय होगा और गैर जमानती होगा, दंड मिलेगा। और अगर छुआछूत आपने करने की कोशिश की है तो 3 महीने के लिए आपको जमानत भी नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 17 में इसको क्या कर दिया, दंडनीय बनाने की कोशिश किया है। यद्यपि संविधान में यह भी याद रखना, संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया कि अस्पृश्यता किसे कहा जाएगा, किसे नहीं कहेगा। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 क्या है, पूर्ण और आत्यांतिक अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। अस्पृश्यता पूर्णतः प्रतिबंधित है, किसी भी रूप में हम अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि किसी ने छुआछूत करने की कोशिश की तो ये क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा, कानूनी अपराध होगा। इस अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए सबसे पहले हमने 1955 में क्या बनाया था, 1955 में हमने अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम बनाया। तो पहला कब बनाया, 1955 में अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिकार बनाया 1955 में। फिर हमने इसको और कठोर कर दिया, 1976 में क्या कर दिया हमने, इसका नाम बदलकर कर दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया 1976 में। और उसके बाद 1989 में हमने इसे और कड़ा कर दिया और इसका हमने नाम दे दिया क्या, ST/SC अत्याचार निवारण, ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम का गठन कर दिया हमने कब, 1989 में। ठीक है, तो 1955 में कानून बना, फिर 1976 में बना, फिर 1989 के अंदर हमने इसको कानून बना दिया। तो अनुच्छेद 17 होता है पूर्ण। तो याद रखना, अस्पृश्यता का अंत है, पूर्ण या आत्यांतिक अधिकार है, कोई अपवाद नहीं है, दंडनीय अपराध है, कानूनी अपराध है। और अपना अनुच्छेद समानता के अधिकार में लास्ट आता है अनुच्छेद 18, और इसमें आता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 ये कह रहा है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या, इसमें कहा गया है कि शिक्षा, जिसको संविधान में लिखा गया विद्या, जिसको हम कहते हैं शिक्षा, विद्या यानी ज्ञान, विद्या व सेना, विद्या व सेना को छोड़कर, विद्या व सेना को छोड़कर यानी शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में क्या नहीं दी जाएगी, नागरिक उपाधियां नहीं दी जाएगी। अब कहोगे उपाधियां क्या है, उपाधियां वो सम्मानजनक या सम्मानजनक सूचक शब्द हैं जो किसी व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे यानी प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में लग करके उसके नाम में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे लगना या नाम के पीछे लग कोई शब्द लगता है। पहले क्या लगता था, राय बहादुर, केसरी हिंद, नाइटहुड, सर की उपाधि, राजराजा की उपाधि, राय की उपाधियां, ये उपाधियां अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी और इन उपाधियों को देने का आधार था अंग्रेजों की सेवा करना। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसने कहा कि ये तो भेदभाव करता है, अनुच्छेद 14 का समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो हमने कह दिया कि हम किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देंगे, सिर्फ 2 क्षेत्रों में उपाधि देंगे, सेना में देंगे और हम किस में देंगे, शिक्षा के अंतर्गत देंगे। एक चीज तो ये हो गई। अब आप कहोगे शिक्षा में क्या मिलता है, तो शिक्षा में जो PhD करते हैं उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। डीलिट की उपाधि मिलती है, डीलिट की उपाधि दी जाती है। इसके अलावा आचार्य की उपाधि दी जाती है। तो अपने शैक्षिक क्षेत्र में जो किसी विशेष ज्ञान, किसी विशेष क्षेत्र में बहुत अधिक अपना ज्ञान अर्जित करते हैं, जैसे PhD की उपाधि प्राप्त करते हैं, अपने आप के नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे। कोई संस्कृत में आज क्या करता है, ज्ञान ग्रहण करता है तो वो आचार्य या शास्त्री लगा सकता है। डीलिट जो मानद उपाधि है वो ले सकता है। सेना में ये बहादुर के आधार पे मिलती है, किसी को क्या मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, किसी को क्या मिलता है, सूरवीर चक्र मिलता है, किसी को कीर्ति चक्र मिलता है, किसी को शौर्य चक्र मिलता है।
ये वो क्या कर सकते हैं, वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। याद रखना, शिक्षा और सेना के व्यक्ति ही अपनी उपाधियां नाम के आगे लगा सकते हैं, अन्य क्षेत्र का कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता। सिर्फ शिक्षा वाले और सिर्फ क्या सेना वाले ही अपने नाम के आगे उपाधियां लगाएंगे, अन्य कोई नहीं लगाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई भारत का व्यक्ति है और उस भारत के व्यक्ति को विदेश से कोई उपाधि मिलती है, यानी किसी दूसरे देश से कोई उपाधि मिलती है, तो दूसरे देश से व्यक्ति जब तक उपाधि नहीं देगा, जब तक कि वो क्या नहीं कर लेगा, हमारे भारत के राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ले सकता। जब तक भारत का राष्ट्रपति विदेश से किसी को उपाधि लेने की अनुमति नहीं दे सकता, तब तक वो क्या नहीं कर सकता, दूसरे देश से उपाधि नहीं ले सकता। मान लीजिए आपको अमेरिका ने या ब्रिटेन ने डीलिट किया, डॉक्टरेट किया, किसी प्रकार की उपाधि दी है, तो आप वहां से तभी ले सकते हैं जब आपने भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ले ली हो। ठीक है। लेकिन देखो, इसका भी कुछ अपवाद है। 1954 में क्या किया, 1954 में भारत ने नागरिक सम्मानों की घोषणा की। 1954 में नागरिक सम्मानों की घोषणा की भारत सरकार ने, नेहरू सरकार ने। और नागरिक सम्मानों में कौन से नागरिक सम्मानों की घोषणा की, तो ये भी याद रखना, 1954 में हमारी भारत सरकार ने 4 नागरिक अधिकार देना प्रारंभ किए थे। और उन 4 नागरिक अधिकारों में आपको पता भी होगा, उनमें दिए थे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये 4 नागरिक अधिकार देना प्रारंभ किए थे। हमने कहा था उपाधियां नहीं देंगे, लेकिन हमने क्या किया, ये कहा कि हम नागरिक उपाधियां, नागरिक सम्मान देंगे, उपाधियां नहीं, हम नागरिक सम्मान दे रहे हैं। 4 प्रकार के सम्मान दे रहे हैं। भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये 4 प्रकार के क्या करते हैं हम, ये 4 प्रकार के नागरिक सम्मान हम हमारी भारतीय जनता को देते हैं। कब प्रारंभ किए, 1954 में प्रारंभ किए थे। लेकिन 1977 में जब पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो मोरारजी देसाई सरकार ने क्या कर दिया, इन पद्म जो नागरिक सम्मान थे इनको देना बंद कर दिया। कब, 1977। 1954 में 4 नागरिक अधिकार पर शुरू हुए, लेकिन 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इन नागरिक सम्मानों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो इंदिरा सरकार ने क्या कर दिया, इन नागरिक अधिकारों को वापस प्रारंभ कर दिया, जो वर्तमान समय तक भी चल रहे हैं। अब देखो, आप कहोगे कि साहब पहले तो कह रहे थे कि विद्या और शिक्षा सेना को छोड़ करके आप क्या नहीं करोगे, उपाधि नहीं दोगे, लेकिन आपने तो उपाधि देना प्रारंभ कर दिया। ये मामला गया हमारे सुप्रीम कोर्ट में और एक विवाद हुआ, बालाजी राघवन, इस बात को याद रखना है, बालाजी राघवन बनाम भारत सरकार, वाद, बालाजी राघवन बनाम भारत सरकार वाद, और ये हुआ 1996 में। 1996 में इस मामले को चुनौती दी गई कि ये जो आप उपाधियां दे रहे हैं, जो आप ये नागरिक सम्मान दे रहे हैं, इनका व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 2 निर्णय लिए कि ये जो नागरिक सम्मान दे रहे हैं, ये नागरिक सम्मान भारत में किसी भी प्रकार की असमानता को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सम्मान उनको मिलता है जिन्होंने अपने किसी क्षेत्र में बहुत विशेष काम किया हो और जिनसे भारत का नाम रोशन हुआ। जैसे अभी हमने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का पुरस्कार दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न का पुरस्कार दिया, प्रणब मुखर्जी को हमने भारत रत्न पुरस्कार दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत महान कार्य किया, जिन्होंने अपने भारत राष्ट्र की सेवा की है, भारत के विकास में योगदान दिए हैं। तो ये असमानता नहीं बढ़ा रही, पहली बात तो। लेकिन साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि ये जो नागरिक सम्मान है, इन नागरिक सम्मानों का कोई भी व्यक्ति प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में क्या नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। याद रखना, जिसको भारत रत्न मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण,
ये जो सम्मान मिले हैं, इन सम्मानों को कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे और पीछे क्या नहीं कर सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। अगर किया तो क्या होगा, ये गैर कानूनी होगा और आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। जिस सचिन को भारत रत्न मिला तो वो अपने नाम के आगे ये नहीं लगा सकता कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, हम कह सकते हैं लेकिन कानूनी तौर पर वो क्या नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या माना जाएगा, ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसीलिए कई बार इन मामलों को लेकर के न्यायालय के अंदर भी गए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में स्पष्ट कर दिया है, क्या स्पष्ट कर दिया है, विवाद है बालाजी राघवन बनाम भारत सरकारवाद 1996 में क्या कहा कि ये जो है ये उपाधियां नहीं, ये पुरस्कार हैं और इनसे क्या होता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिलता और साथ ही क्या करें कि ये प्रत्यय और उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं किए जाएंगे। कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे और पीछे क्या नहीं कर सकते, इन उपाधियों को नहीं लगा सकता। सिर्फ दो ही क्षेत्र लगा सकते हैं, शिक्षा और दूसरा कौन लगा सकता है, सेना। तो इस प्रकार हमने अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के अधिकार, जो समानता का अधिकार है, इस समानता के अधिकार को पूरा करने की कोशिश की है, व्यापक रूप से समझाने की कोशिश की है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो हम आपकी जो है समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। आप अभी तक जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।